दोस्तों हम सभी जानते हैं सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया है आर्थिक राहत पैकेज का पूरे देश के लिए। किसी को भी ये उम्मीद थी ही नहीं कि सरकार इतने बड़े पैकेज का ऐलान भी कर सकती है। किसी वजह से लोग मैक्सिमम जो अप्रोच कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि 4.5 लाख करोड़ रुपए तक का यहाँ पर आर्थिक पैकेज सरकार दे दे, जिससे पूरे देश को राहत मिल जाए। 4.5 लाख करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों हमें सबको पता है कि भारत की जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन भारत की जीडीपी के अकॉर्डिंग ही भारत में खर्च भी है बहुत सारे, इतने ज़्यादा जिसके बारे में भी सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 4.0 के साथ ही 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया, तो दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी राशि है। ये सबके मन में शंका थी, और ये राशि कैसे खर्च होगी सरकार की तरफ से, और आखिर ये इतनी बड़ी राशि आएगी कहाँ से, जबकि अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे थे, अगर बात करें कोरोना वायरस से पहले भी, जब सरकार बहुत सारी बड़ी नवरत्न कंपनियों को बेच रही थी, क्योंकि सरकार का कहना ये था कि पैसा नहीं है। इसके बाद सरकार ने रिजर्व बैंक से भी 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का सहायता मांगी थी, क्योंकि सरकार का कहना ये था कि सरकार के पास पैसा नहीं है। तो दोस्तों जब रिजर्व बैंक और कंपनीज को बेचकर सरकार पैसे जुटा रही थी 1.5 लाख 2 लाख करोड़ रुपए, और बोल रही थी कि उसका जो टारगेट है सरकार का वो पूरा नहीं हो रहा खर्च के अकॉर्डिंग, जिसके कारण से इस पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन दोस्तों जब कोरोना वायरस आया तो दोस्तों सरकार को इनकम और ज़्यादा कम होनी शुरू हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात बहुत ही ज़्यादा समझने योग्य है कि इतना बड़ा राहत पैकेज का ऐलान सरकार ने ऐसे समय में कैसे किया, जब सरकार के पास पैसे की कमी थी, टारगेट से कम पैसा था। चलिए इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों ये जो पैकेज है 20 लाख करोड़ का, इससे पूरा भारत खुश है, और बहुत ही अच्छा कदम भी है भारत सरकार का 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान करने का। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि सरकार ये जो पैसा देगी वो आपके डायरेक्ट बैंक खातों में डाल देगी, क्योंकि भारत में लगभग 1 करोड़ 30 लाख लोग हैं और 34 करोड़ के आसपास फैमिलीज़ हैं। तो इस तरह से हर किसी को 60,000 से 70,000 रुपये हर फैमिली को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो जो आर्थिक राहत पैकेज है वो मोदी सरकार ने जिस तरह से डिज़ाइन किया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टेप है मोदी सरकार का। और ये जो भारत में बेरोजगारी की समस्या दिन बाई दिन बहुत ही ज़्यादा गिरती जा रही थी, इस बेरोजगारी की समस्या को ख़त्म करेगा, और दोस्तों ये भारत में रोज़गार पैदा करेगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन पैकेज माना जा रहा है। देशों में और विदेशों में भी इस पैकेज की चर्चा हो रही है। कोरोना वायरस की वजह से सुस्त पड़ी देश की इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस राहत पैकेज का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार के हाल के निर्णय और रिजर्व बैंक की घोषणाओं को मिलाकर यह पैकेज करीब 20 लाख करोड़ रुपए का होगा। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का लगभग 10% है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। इस पैकेज के बारे में विस्तृत ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। और दोस्तों इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज के बारे में और ज़्यादा जानकारी दी भी। लेकिन चलिए अब इसके बाद हम ये बात करेंगे कि सरकार ये जो पैसा है ये कहाँ से ला रही है और इसका असर क्या पड़ेगा, कौन कौन इसमें सरकार को मदद करेगा। देखिए नंबर 1 स्टेप तो दोस्तों ये है कि इस राहत पैकेज की घोषणा सरकार ने ऐसे ही नहीं कर दी, इसके लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए बाजार से कर्ज लेने का लक्ष्य बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, यानी 20 लाख करोड़ रुपए में से 12 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेकर इस राहत पैकेज में दिए जाएंगे। अहम बात यह है कि आम बजट में इस कर्ज को लेने का लक्ष्य 7.8 लाख करोड़ रुपए रखा गया था। तो दोस्तों अब इसे बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया, तो इस साल सरकार अतिरिक्त 4.2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। बीते दिनों सरकार की ओर से कहा गया था कि कोरोना संकट के कारण कर्ज के लक्ष्य को बढ़ाना जरूरी हो गया था। पहली तिमाही में 6 लाख करोड़ रुपए मार्केट गिल्ट बॉन्ड के रास्ते से जुटाई जाएगी। इस पैसे को कोरोना से इकोनॉमी को बचाने पर खर्च किया जाएगा।
अब दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, सरकार का जो ग्रोस टैक्स रिवेन्यू होता है एक साल का, FY यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 का, वो जो है उसका लक्ष्य जो था वो 24,23,020 था। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये घटकर जो सरकार के पास रह जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एस्टीमेट बजट मैं आपको बता रहा हूँ जो सरकार का था, और इसके अलावा एस्टिमेट्स क्या था उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो सरकार का एस्टिमेट बजट था 24,23,020 करोड़ रुपए। वहीं पर ये जो अभी जो उम्मीद की जा रही है कोरोना वायरस की वजह से, ये घटकर 20,48,680 करोड़ रुपए रह जाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करें तो 20,20,930 करोड़ रुपए एस्टिमेट था, ये घटकर 17,66,660 करोड़ रुपए रह जाएगा। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो 13,19,000 रुपये था, ये घटकर 9,57,290 रुपये रह जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो 11,04,020 रुपये था, ये घटकर 10,91,390 रुपये के आसपास रह जाएगा। इस तरह से सरकार के पास जो GDP रिवेन्यू है वो 2 लाख, यहाँ पर 20 लाख करोड़ रुपए का जो ऐलान किया गया वो 200 लाख करोड़ रुपए के आसपास होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी बोला कि ये लगभग GDP का 10% होगा। अब एक और बात बता दूं मैं, अभी कुछ दिन पहले जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा, जिसका नाम था, जापान की एक ब्रोकरेज फर्म थी नोमुरा, उसने बोला था कि सरकार 12 लाख करोड़ रुपए का उधार बाजार से ले रही है। इससे राजकोषीय घाटा 5.5 से 6% तक जा सकता है, जबकि इस साल के लिए सरकार ने इसके 3.5% रहने का अनुमान जताया है। सरकार के इस राजकोषीय घाटे को कम करना बहुत ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि राजकोषीय घाटा होना अच्छी बात नहीं है। इससे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो सरकार के पास जो अमाउंट रखा हुआ है वो अमाउंट कम हो जाएगा, जो राशि सेविंग में होती है वो राशि कम हो जाएगी। यानी दोस्तों, जब कभी मुसीबत के समय इस पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो राजकोषीय घाटा अगर कम होता जाता है तो सरकार को प्रॉब्लम आती चली जाती है। लेकिन इस राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार कई तरह के उपाय भी कर रही है। अगर बात करें पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाने की, तो सरकार खजाने में 1.4 लाख करोड़ रुपए इससे भी जमा करने की सोच रही है। बाजार के जानकारों की माने तो कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट का दौर जारी है। अभी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इससे पहले, कच्चे तेल की गिरावट जो आई कच्चे तेल की कीमत में, वो बेहद नीचे चला गया था, ग्राफ बेहद कम हो गई थी। ऐसे में सरकार के लिए टैक्स लगाना और आसान हो गया उद्योगों पर टैक्स लगाना, लेकिन आम जनता पर इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कच्चा तेल की कीमत कम हुई, लेकिन सरकार ने आम जनता के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें वही बनाकर रखी हैं, जिससे सरकार को ना तो कीमत ज़्यादा, जनता को ना तो पेट्रोल डीजल की कीमत ज़्यादा देनी पड़ रही है, लेकिन जो क्रूड ऑयल के प्राइस पूरी दुनिया में कम हुए उससे आम जनता को कोई राहत नहीं मिली, कोई फ़ायदा नहीं मिला। RBI भी इसमें मदद करने वाला है। कोरोना के संकट काल में रिजर्व बैंक भी सरकार की मदद करेगा। दरअसल बीते दिनों न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया था कि केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 45,000 करोड़ रुपए की मदद मांगने की तैयारी कर ली है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए ये कदम उठाने वाली है। RBI मोटे तौर पर करेंसी और सरकारी बॉन्ड की ट्रेडिंग से मुनाफा कमाता है, ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। इस कमाई का एक हिस्सा RBI अपने परिचालन और इमरजेंसी फंड के तौर पर रखता है। इसके बाद बची हुई रकम डिविडेंड के तौर पर सरकार के पास चली जाती है। इस तरह से सरकार का राजकोषीय जो घाटा होता है, राजकोषीय जो बजट होता है या राजकोषीय जो जमा पूंजी होती है वो मेंटेन रहती है। दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट लेके आ रही है, इसके पीछे सरकार को बहुत सारा जुगाड़बंदी करना पड़ा, आप ये कह सकते हैं, बहुत सारे लॉजिक्स लगाने पड़े। लेकिन सरकार इस पैसे को बांट नहीं सकती जनता में, क्योंकि अगर बांटेगी तो उससे क्या होगा कि चंद महीनों के अंदर वो पैसा जनता का खर्च हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लिया हर एक के खाते में 5-5 हज़ार रुपये या 10-10 हज़ार रुपये डाल भी दे सरकार, तो उससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। काफ़ी कर लोग उस पैसे को काफ़ी जल्दी बराबर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर सरकार ट्राई कर रही है उद्योगों को स्थापित करने की। जो भारत का लोकल मार्केट है उसे ग्लोबलाइजेशन
बनाने की, यानी ग्लोबलाइजेशन उसमें लाने की, बाहर से चाइना से बहुत सारी कंपनीज़ को भारत में लाने का, बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ को भारत में लाने का, ताकि जिस तरह से चीन में अभी तक लोग लगभग हर एक घर में वो अपने उद्योग स्थापित करके रखते थे बहुत ही बड़े लेवल पर, जिससे पूरी दुनिया में चीन से माल का निर्यात होता था। इससे क्या हुआ कि चीन की इकोनॉमी में भी बहुत बढ़ोतरी हुई और चीन में रोजगार की समस्या, बेरोजगारी की समस्या भी खत्म होती चली गई। दोस्तों, इस तरह से मोदी सरकार भी टारगेट कर रही है कि जो भारत में प्रोडक्शन होता है उसे व्यापक बनाया जाए और व्यापक करके भारत भी पूरी दुनिया में अपने माल की सप्लाई करे, पूरी दुनिया से ग्लोबलाइजेशन के जरिए कंपनीज़ को अपने देशों में स्थापित करे और दोस्तों और रोजगार को बढ़ाए। इससे भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो 2024 तक का भारत सरकार का टारगेट है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से 25% के आसपास भारत की जीडीपी आनी चाहिए, उसमें भी सफलता मिलेगी। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पैकेज की घोषणा की गई है मोदी सरकार की तरफ से, ये इतना पैसा आएगा कहाँ से और किस तरह से सरकार इस पैसे को देगी, क्योंकि एकदम से खजाने से पूरे का पूरा पैसा निकाल कर नहीं दिया जा सकता। इससे रोजगार राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो दोस्तों, ये जो पैसा है ये अलग अलग जगहों से, कुछ कर्ज के तौर पर, कुछ आरबीआई से, कुछ सरकार अलग अलग जगह से मेंटेन करेगी और ये एक राहत पैकेज देगी, जिससे भारत में बेरोजगारी की समस्या काफ़ी हद तक खत्म हो सकती है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।